प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न सूत्रों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र इतो मनुष्य जाते से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, इतो मनुष्य जाते हैं यानी मनुष्य जाते हैं में भी आपका पंचमी का एक वचन है और इतः में भी पंचमी का एक वचन है। देखिए, मनुष्य जाति वाचक इकारांत इतः यानी इकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। मनुष्य जाते हैं इतः मनुष्य जाति वाचक इकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, दाक्षी। अब बनाइए इसको, दाक्षी प्लस गीश प्रत्यय। सामने सूत्र दिया आपने, इतो मनुष्य जाते हैं सूत्र से मनुष्य जाति वाचक इकारांत प्रातिपदिक दाक्षी से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में से ई शेष रखिए। सामने अनुबंध लोप या फिर लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से दोनों का ही लोप हो गया, तो ई बचा आपका। अब दाक्षी के अंत में ई है, सामने ई है, तो देखिए यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय दाक्षी की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक दाक्षी के अंत्य इकार का लोप हो जाएगा। अब दाक्षालंत रह गया, इसमें ई मिला दीजिए। दाक्षी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब अगले सूत्र पर आइए, ऊंग उतः। अयोपद जिसकी उपधा में यकार ना हो, है ना, यकार भिन्न उपधा वाले और मनुष्य जाति वाचक उतः यानी उकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। अयोपद और मनुष्य जाति वाचक उकारांत प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। उदाहरण देखिए, कुरुहु, तो कुरु प्लस ऊंग प्रत्यय सामने दीजिए। ऊंग उतः सूत्र से अयोपद और मनुष्य जाति वाचक उकारांत प्रातिपदिक कुरु से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय प्राप्त हुआ। स्पष्ट है। वापस देखिए, ऊंग उतः सूत्र से यकार भिन्न उपधा वाले मनुष्य जाति वाचक उकारांत प्रातिपदिक कुरु से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय प्राप्त हुआ। ऊंग में से ऊ शेष रखिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया, या अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। कुरु के अंत में ऊ है, सामने भी ऊ है, दोनों को मिला के सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, कुरु, और सामने दीजिए आप अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से उकार से परे सवर्ण उकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात उ प्लस उ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश उ या उकार होगा। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए, कुरुहु, और उसके सामने दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब अगला सूत्र है आपका पंगोश्च। ये कई बार आता है परीक्षा में। पंगोह च, पंगु शब्द से परे भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। च यानी अभी जो आपने प्रत्यय किया था पहले वही लाइए आप। तो पंगोह यानी पंगु षष्ठी का, पंचमी षष्ठी का एक वचन, और च है ही आपका। तो पंगु शब्द से परे भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए आप, पंगुहु। अब देखिए, पंगु प्लस ऊंग प्रत्यय, सामने सूत्र दे दीजिए आप।
पंगोश्च सूत्र से पंगु शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय प्राप्त होगा। ऊंग में से ऊ शेष रखिए तो पंगु प्लस ऊ, ग का लोप किया आपने अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। स्पष्ट है। अब पंगु के अंत में छोटा ऊ है, सामने बड़ा ऊ है, तो अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर दीजिए। तो अ ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, तो बन गया आपका पंगु। सामने दीजिए अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से उकार से परे सवर्ण उकार होने के कारण पूर्व पर अर्थात उ प्लस उ के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश उकार होगा। तो बन गया आपका पंगु। अगली पंक्ति में विसर्ग लगा दीजिए पंगु और उसके सामने दे दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब इसी पर एक वार्तिक है आपका, देखिए श्वशुरस्य उकार अकार लोपश्च। अब ये क्या कहता है, श्वशुर श्वशुरस्य, श्वशुर शब्द से परे स्त्रीलिंग में ऊंग प्रत्यय यानी वही होता है, तो श्वशुर शब्द से परे भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है, लेकिन दो काम होते हैं। क्या होता है, श्वशुरस्य, श्वशुर शब्द के, है ना, श्वशुर शब्द के उकार और अकार का लोप हो जाता है। ये उकार और अकार क्या हैं आपके, तो श्वशुर शब्द के शकार से परवर्ती जो उकार आ रहा है उसका, और रकार के अंतिम जो र है उसके परवर्ती अकार का लोप हो जाता है। ठीक है। ये क्या कहता है, श्वशुरस्य उकार अकार लोपः, श्वशुर शब्द के उकार और अकार का लोप हो जाता है। च और वही प्रत्यय होता है, तो ऊंग प्रत्यय ले रहे हैं हम। तो पूरा अर्थ क्या निकला आपका कि श्वशुर शब्द से परे भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है तथा श्वशुर शब्द के शकार से परवर्ती उकार का और रकार से परवर्ती अकार का भी लोप हो जाता है। उदाहरण बनाइए अब आप इसका। उदाहरण है आपका श्वश्रु, ये इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। श्वश्रु तो कैसे बना आपका, श्वशुर प्लस ऊंग प्रत्यय लाया आप, सामने सूत्र दिया आपने श्वशुरस्य, श्वशुरस्योकार आकार लोपश्च, वार्तिक से श्वशुर शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय प्राप्त हुआ। ऊंग में से ऊ शेष रखिए, या पहले आप ये काम कर दीजिए जो किया आपने। तो श्वशुर में श के में विद्यमान उकार का और र के परवर्ती आकार का लोप कर दीजिए, तो श्व शहलंत रहलंत हो गया, प्लस ऊंग प्रत्यय सामने दीजिए श्वशुरस्य ओकार अकार लोपश्च, आर्तिक से श्वशुर शब्द के शकार से परवर्ती उकार का तथा रकार से परवर्ती अकार का लोप हो जाएगा। तो दोनों को मिलाइए आप, तो श्व श में र मिल गया, हलंती है तो श्वश्र हो गया, प्लस ऊंग प्रत्यय में से ऊ शेष रखिए, सामने अनुबंध लोप लिखिए, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब मिला दीजिए इसको, श्वश्र हलंत था, ऊ मिला दिया श्वश्रु बन गया। अगली पंक्ति में विसर्ग और लगा दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। ठीक है, तो स्पष्ट रखना आप, ये श्वशुरस्योकार आकार लोपश्च वार्तिक तीन काम करता है। एक तो श्वशुर शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय लाता है, दूसरा श्वशुर शब्द में तो शु में जो ऊ है और र के बाद जो अ है इन दोनों का भी लोप कर देता है। तो तीन कार्य हो गया आपके, ऊंग प्रत्यय, उकार का लोप और आकार का लोप इसने
किया है। क्लियर है? इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और जो होम असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको करिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं आप।